हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जीएस का पेपर यानी फर्स्ट पेपर। तो इसके पहले हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इस पार्ट में यानी कि जो लास्ट पार्ट है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि 2021 का पेपर भी आज सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2015 से लेकर और 2021 तक के सारे पेपर्स हम लोगों ने मिलकर सॉल्व कर डाले हैं और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले के अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 81 है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला है कि शहर का अधिकार, राइट साइड में यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, तो जो लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यानी यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने यानी रिक्लेम करने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा है कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। देखो यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इसके जो ऑप्शन होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि देखो यहाँ 3 के तीनों तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो कोई गलत ज़रूर है इनमें से। तो गलत कौन सा है और इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी। अब ये चूँकि यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की अभी तक जारी नहीं की है तो फिलहाल इसका डी आंसर माना जा रहा है। काफ़ी आप गूगल वगैरह करेंगे उससे ये सब पता चल जाता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन से सही हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला और दूसरा, पहला है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। ठीक है, दूसरा है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो दोनों में से करेक्ट कौन से हैं? तो पहला है कि न्यायिक हिरासत, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है न्यायिक हिरासत, तो उसका अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। तो ये स्टेटमेंट, आधा स्टेटमेंट यहाँ तक करेक्ट है। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है। ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है न्यायिक हिरासत, एक होता है पुलिस हिरासत। ठीक है, जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत होता है पुलिस हिरासत, लेकिन यहाँ पे लिखा है न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि अभियुक्त को कारागार में यानी जेल में रखा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बिना पूछे नहीं कर सकते पूछताछ। दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी 2 कथन दिए गए और पूछा गया कौन से सही है। तो पहला है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता। ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। तो पैरोल जो है, ठीक है, या जमानत, वो किसी को अधिकार नहीं दिया गया है कि मतलब उसको देना ही देना है। ठीक है, ये कोई इसको आधार नहीं माना जा सकता। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा वाला सही है, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी
अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण यानी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अंतर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ठीक है, तो अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो संघीय व्यवस्था उसका स्वरूप संघीय है, उसकी विशेषताएं तो पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे लिखा, पहला है कि न्यायालय की स्वतंत्रता सुरक्षित है। दूसरी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। फिर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। और फिर है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो संघीय विशेषता में एक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा जो है स्टेट शब्द को डिफाइन करता है? तो पहला है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। भैया एक चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी ने क्या किया पिछले 3 साल से, मतलब 19, 20 और 21 वाला पेपर देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट लेवल पर, मतलब उस तरीके से पूछना शुरू कर दिया, एनालिटिकल लेवल के तरीके से। ठीक है, अगला है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। फिर है, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। फिर है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करने जो करता है वो है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बिना किसी बाह्य नियंत्रण में, यानी पूरी संप्रभुता के साथ, ठीक है, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में विचार करना है। 2 कथन दिए गए, पूछा गया कौन से सही है। तो पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात सही है, ऐसा किया जा सकता है कि मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जो रिटायर्ड जज है उसको काम दे सकता है, मतलब बैठने के लिए कह सकता है, वहाँ पे बुलाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और पूछा गया कौन से सही हैं। तो यहाँ पे 3 के तीनों सही नहीं है, इसका मतलब कोई गलत जरूर है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये बात गलत है। दूसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, ये बात गलत है। विदेशी छोड़िए, यहाँ तक कि जो मूल भारत के नागरिक हैं उनकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है, मतलब ठीक है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो यहाँ पर केवल पहला वाला करेक्ट है 89 का, ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ठीक है, तो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण या फिर निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा का? तो धन का केंद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसका उल्लंघन करता है? तो समता का अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कल्याण की अवधारणा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 39 के अंदर जो है ये आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार की, यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, या फिर यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। फिर यह मूल अधिकार है जो किसी केवल नागरिकों को प्राप्त है, या फिर ना तो यह मूल अधिकार है और ना ही विधिक अधिकार। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है कि यह एक विधिक अधिकार है, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि लीगल राइट है, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। और संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये मूल अधिकार था, बाद में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संशोधन 1978, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, 26 जनवरी 2050 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य? तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया है ये तो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये बाद में जोड़ा गया था। तो यहाँ पूछा गया 26 जनवरी 2050 को स्थिति क्या थी? तो 1950 को स्थिति थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, पूछा गया है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, या फिर कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, या फिर कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, या फिर कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो बिल्कुल संवैधानिक सरकार का मतलब है जो संविधान के दायरे में रहे, तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कुई जो टर्म है, जो पद है, वो किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जनजातीय भाषाएं हैं, तीनों ही जो दी गई हैं, पूछी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए और पूछा गया कौन से सही नहीं है। जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप ये देख लिया करिए कि पूछा क्या गया है, सही है या सही नहीं है। तो सही नहीं मतलब कौन से गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियाँ हैं। दूसरा है 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। और पूछा गया कौन कौन से सही नहीं है, यानी कौन कौन से सही नहीं है, तो तीनों ही सही नहीं है, यानी तीनों ही गलत है। यहाँ पे डी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व कप के 2020 वृक्ष नगर को की मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो आगे तो ये पूछा नहीं जाएगा। दूसरा कथन है शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। तो इसमें ये बताना है कि कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, इसमें दूसरा वाला सही था, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, पूछा गया कौन से सही है। तो पहला है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे, ठीक है, इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे, तो ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, तो ये गलत है क्योंकि ये टेनिस फार्मूला 1 को नहीं मिला है, सर्वाधिक बार टेनिस के खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है।
तीसरा है अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा इसमें करेक्ट आंसर है सी जो है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 99 है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में। ठीक है, ओलंपिक हुआ तो भैया पूछा गया क्वेश्चन। वैसे खेलों से संबंधित पूछे नहीं गए, लेकिन यूपीएससी को कुछ भरोसा नहीं है तो पूछ दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया कौन से सही हैं। तो इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया है। ठीक है, तो ऑफिशियल मोटो क्या था, एक नई दुनिया, जो कि यहाँ पे गलत है। तो ये मोटो नहीं था, ये आदर्श वाक्य नहीं था, आदर्श वाक्य था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया था। ठीक है, तो दूसरा वाला सही था, यहाँ पे बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, पूछा गया कौन से सही हैं। तो पहला है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा वाला है न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ठीक है, ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग था, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उस समय के करंट अफेयर से वैसे पूछा गया था, अब तो पूछा नहीं जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा 2021 का पेपर भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत जगह आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो जहाँ भी ज़रूरी था वहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से किया था। ठीक है, जहाँ आंसर सिर्फ डायरेक्ट करके आगे बढ़ा जा सकता था वहाँ पे वैसा कर लिया। ठीक है, जैसे भी ठीक लगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।